अब जो आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास या तो नंबर्स को वो किसी एक लॉजिकल पैटर्न में आपको कुछ एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन बना के दे देता है, या कुछ रिलेशंस बना देता है फादर और सन के दरमियान और उनकी एजेस के दरमियान कोई रिलेशन वगैरह बना के दे देता है। आपने बस उसके एक लॉजिकल पैटर्न को पकड़ना है, वही आपके पास प्रोसीजर हर में अप्लाई होता जाएगा। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द नंबर प्रॉब्लम्स, जिसमें वो नंबर की बात कर रहा होता है। क्वेश्चन आपके पास आता है द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 36, फाइंड द नंबर। अब ऐसे सवालों में आपने क्या करना है, उसको छोटा छोटा करके पढ़ना है स्टेटमेंट को। जब उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें बेशक, तो आपको इजीली वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने उस नंबर को सपोज कर लेना है कि वो x है, ठीक है, या कोई भी सूटेबल वैल्यू। जैसे जब फादर और सन की एजेस के हम करेंगे तो फादर की एज को आप f रख लो, सन की एज को आप s रख लो, असलम की एज की बात हो रही है तो उसको a रख लो, ठीक है। तो आप कोई भी सूटेबल वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं। ऐसे सवाल में सबसे पहली बात आपने क्या की, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। यहां पे तो आपने पहला स्टेप कर लिया। दूसरी बात, द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। जब टाइम्स की बात हो रही हो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर x, ठीक है। पहली बात हमने कवर की। दूसरी बात, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि 3x की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, डिफरेंस का ऑपरेशन करना है, यानी कि माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि डिफरेंस उनका ले लेना है, ठीक है। ऑफ दैट नंबर इज का वर्ड यूज हो जाए, वॉज का वर्ड यूज हो जाए, आर का वर्ड यूज हो जाए, विल बी का वर्ड यूज हो जाए, गिव्स द सेम आंसर का वर्ड यूज हो जाए, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। इज 36, यहां पे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, ठीक है। इससे आगे जो आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल बच्चों वाली है, उसमें कोई गलती नहीं करेगा। ये आपकी जो इक्वेशन बनानी है, दिस इज द पार्ट जो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बनेगी, प्रैक्टिस से बनेगी, ठीक है। इसके आगे सवाल में कोई गलती नहीं करता। द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 36। इक्वेशन बन गई, आगे सोल्यूशन बिल्कुल इजी है। 2x आ गया, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 36। x को इधर ही छोड़ें, 2 को नीचे ले जाके 36 के नीचे डिवाइड कर दें, 36 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आ गया 18। सो 18 इज दैट नंबर, क्वेश्चन सॉल्व। मुश्किल पार्ट है इक्वेशन बनाना, उससे आगे कोई मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। ये था बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, इससे फर्दर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू इट, 20 ऐड करना है, पहले उस नंबर को डबल करना है, फिर उसमें 20 ऐड करना है। एडिंग 20 टू इट गिव्स द सेम आंसर, मतलब इक्वल टू एज मल्टीप्लाइंग द नंबर विद 8, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करें, एंड टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, और उसमें से 4 को माइनस कर दें। उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और इसकी साथ साथ इक्वेशन ही बनाते जाते हैं। पहली बात वही, लेट द नंबर बी x, ठीक है। करना क्या है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट को पढ़ना है, छोटा छोटा करके पढ़ना है और साथ साथ इक्वेशन बनाते जाना है। इफ डबलिंग अ नंबर, यानी कि 2x, ठीक है। डबल कैसे हुआ, 2x हो गया। डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू इट, प्लस कर दिया इसमें 20। यहां तक अब आपका काम आपने इक्वेशन में बना लिया। गिव्स द सेम आंसर, मतलब इक्वल टू, ये बात भी कंप्लीट हो गई। एज मल्टीप्लाइंग द नंबर विद 8, अब हम इस चीज को पढ़ना स्टार्ट हुए। ये पहला पार्ट आपने पढ़ लिया, अब आप दूसरे पार्ट को पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाइंग द नंबर विद 8, यानी कि 8x
सिंपल। एंड टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि माइनस कर देना है इस प्रोडक्ट में से क्या चीज, 4। सवाल सॉल्व हो गया, इक्वेशन बन जाए, आगे कोई मसले वाली बात नहीं रहती। ठीक है, इक्वेशन बनाना इज द मेन पार्ट, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बाकी बचता। अब इस सवाल को सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं और नंबर वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। 8x में से माइनस कर दें इस 2x को, पल्ली साइड पे जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। 20 के साथ 4 को इधर उठा के ले आए, 20 ये प्लस हो जाएगा इधर आके, 24 हो गया। ये क्या आया, 6x आ गया। तो x की वैल्यू क्या बची, 6 को नीचे जाके डिवाइड कर दें, 24 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल गिव यू 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो 4 इज दैट नंबर जिसको आप डबल करें और उसमें 20 ऐड करें तो इसका सेम आंसर आएगा जैसे मल्टीप्लाई करें 8 से और टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा, आपने उस प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसमें से इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, इसी की बेस के ऊपर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर हम आते हैं एजेस वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो फादर और सन की एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आप इस साइड पे फोकस करें, आपके पास कुछ लॉजिकल स्टेप्स समझ में आने चाहिए। अगर आपने इन स्टेप्स को प्रॉपरली समझ के फॉलो कर लिया, इन सवालों में गलती के चांसेस मिनिमम होंगे। फिर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कितने अच्छे तरीके से आप उसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। स्टेप्स क्या कहते हैं, पहली बात, ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट, तोड़ तोड़ कर पढ़ें स्टेटमेंट को, चाहे उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें स्टेटमेंट के। छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेटमेंट को पढ़ने से आसानी होती है, समझ में आती है। जब आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठ जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन समझ में आना बंद हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में है, आपकी वो लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता नहीं समझेंगे तो आपके माइंड के ऊपर वो पाइल अप होना शुरू हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको छोटा छोटा करके पढ़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है स्टेटमेंट को। दूसरी बात, सपोज कर लेना है अननोन को, क्या जी, अभी जो हमने किया, जैसे अननोन को एक्सपोज कर लिया। ठीक है, अननोन को एक्सपोज कर लिया, या एनी सुटेबल वैल्यू, एनी सुटेबल वैल्यू, यानी कि आपके पास जैसे आपने ए रख लिया, फादर के लिए एफ रख लिया, सन के लिए एस रख लिया, कोई भी सुटेबल वैल्यू। फिर क्या करना है, फिर आपने करना है एनालाइज ईच पार्ट सेपरेटली। जितने आपने यहाँ पे टुकड़े बनाए होंगे x की वैल्यूज के लिहाज से, उनको आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा पढ़ के x की वैल्यूज बनानी, जिससे आपके पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। यहां तक अगर जब आप पहुंच गए और आपने इसको सही बना लिया इक्वेशन को, आई एम 80% श्योर कि आगे गलती कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 80% बच्चे उसमें गलती नहीं कर सकते, इवन 90% स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाने के बाद कोई गलती नहीं करता। 10% हैं जिनकी बेसिक मैथ में गलती हो, वो वहाँ पे गलती कर सकते हैं, बट 90% स्टूडेंट्स वही होंगे जिन्होंने इक्वेशन बनाने के बाद कोई गलती नहीं करनी, फिर एक लॉजिकल वे में आप वो स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। वो तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो सब कोई, हर कोई कर सकता है। इक्वेशन बनाना इज द मेन पार्ट। आगे आपने क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन सिंपली। अब हम देखते हैं जरा एजेस वाले क्वेश्चंस को। जैसे हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन देखे हैं, इसी बेस के ऊपर हम एजेस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है, असलम्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years ago। ठीक है, अब इनको आप एज अ होल स्टेटमेंट को पढ़ें तो समझ में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। पहला स्टेप फॉलो करना है, ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट, तोड़ तोड़ कर पढ़ें स्टेटमेंट को। ठीक है, पहली बात, असलम की एज की बात हो रही है और फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ असलम फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ असलम अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप पहले सपोज कर लें, प्रेजेंट एज ऑफ असलम इज इक्वल टू ए, उसके नाम को ही हमने सपोज कर लिया कि जी ए है उसकी एज प्रेजेंटली। ठीक है, आफ्टर 15 years,
अब आपने ढूंढने हैं वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स को पहचानना है। इसको कैसे करेंगे? प्रेजेंट, अगर मेरे सेंटर में मैंने प्रेजेंट को प्लेस कर लिया, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो जो फ्यूचर में जाने की बात कर रहा हो, कोई ऐसा वर्ड हो जो कि फ्यूचर में जाने की बात कर रहा हो, जैसे आफ्टर का वर्ड है, आफ्टर का वर्ड है, ये हमें क्या बता रहा है? फ्यूचर में जा रही है एज, ठीक है। तो जितने साल भी वो कहेगा उतने साल उसमें एज में आपने प्लस कर देने, ठीक है। जब हमें कोई भी वर्ड फ्यूचर में जाने की इंडिकेशन दे रहा हो, उतने वर्ड्स आपने उसमें प्लस कर देने हैं, उतने साल। ऐसे वर्ड्स जो कि हमें पास्ट में जाने की इंडिकेशन दे रहे हो, जैसे अगो का वर्ड है, अर्लियर का वर्ड है, बिफोर का वर्ड है, अगो, अर्लियर, बिफोर। सवाल था आपके पास, असलम्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years ago। इसमें हमने समझना क्या शुरू किया, आपने जो सपोज करनी है ना वैल्यू, वो सपोज करनी है आपने उसकी प्रेजेंट एज जो उसने पूछी हुई है, उसको आप सपोज कर लें वो सेंटर में है, हियर वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। फ्यूचर में जब जा रहा हो, जब आपको ऐसे वर्ड्स शो हो रहे हो आफ्टर 15 years, इस तरह के वर्ड्स शो होने का मकसद क्या है? फ्यूचर शो हो रहा है, जितने सालों की बात करें उतने साल उसमें एज में आप प्लस कर दें प्रेजेंट एज में, ठीक है। जब कोई ऐसे वर्ड्स शो हो रहे हो जिसमें पास्ट में जा रहा है, अगो का वर्ड यूज हो रहा हो, बिफोर का वर्ड यूज हो रहा हो, अर्लियर का वर्ड यूज हो रहा हो, ऐसे वर्ड्स पास्ट का इंडिकेशन कर रहे होते हैं, उतने सालों को उसमें से माइनस कर देना, ठीक है, उतने सालों को उसमें से माइनस कर देना। अब आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, असलम्स एज आफ्टर 15 years, आफ्टर का वर्ड फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, तो मैं ए में क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा 15 साल। आफ्टर का वर्ड फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, ऐड कर लें 15 साल। विल बी पहले भी बताया था, इज और विल बी, शेल बी गिव्स द सेम आंसर। इन सब का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू लगाना, ठीक है। 5 times his age 5 years ago, 5 गुना, 5 times का मतलब 5 गुना his age 5 years ago, किसी एज की बात हो रही है उसके 5 गुना। अब 5 गुना में आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? his age 5 years ago, what will be his age 5 years ago? जब उसने पास्ट में जाना है तो उसकी प्रेजेंट एज में से जितने साल वो कह रहे हैं पास्ट में जाने के लिए उतने साल माइनस कर देंगे। जैसे हमने लिखा, ऐसे वर्ड जो पास्ट में जाने का इंडिकेट कर रहे हो उसको हम प्रेजेंट एज में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या 5 साल को हम उसकी प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज कितनी है? ए है, तो 5 years ago कितनी हो जाएगी? a माइनस 5 हो जाएगी। यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जब स्टेटमेंट आपने इक्वेशन की फॉर्म में बना ली, क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। दोबारा पढ़ते हैं इसको। असलम्स एज आफ्टर 15 years, यानी कि अभी जो प्रेजेंट एज है उसके अंदर 15 साल। सपोज अगर मेरी एज, अगर मैं कहता हूं आई बीन नाउ मैं 30 years का हूं, 30 years के बाद 15 years के बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 45 years का। तो ये वो बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट एज असलम की ये है, इसमें अगर आप 15 years ऐड कर दें तो ये एज बन जाएगी। इट विल बी, यानी कि इज इक्वल टू 5 times हिज एज 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जो एज थी, पास्ट में जाने की बात हो रही हो तो मेरी प्रेजेंट एज में से वो 5 साल माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास a माइनस 5 बच गई, सही है। इसको आप सवाल को सॉल्व कर लें। इन ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह होता है, आप इनके बेशक कॉलम्स बना लें, ठीक है। प्रेजेंट एज को यहां पे रख लें, फ्यूचर वाली एज को यहां पे रख लें,
पास्ट वाली एज को यहां पे रख लें, ठीक है। प्रेजेंट एज अगर उसकी a है, फ्यूचर एज जो इस कंडीशन के मुताबिक है वो a प्लस 15 बनेगी, पास्ट एज जो इस कंडीशन के मुताबिक है वो a माइनस 5 बनेगी, और फिर जहां जहां पे इक्वेशन में हो उसको पुट कर लें। तो एक चार्ट रैंडम से ड्रॉ कर लिया करें, फ्यूचर में जाने की बात हो रही हो, पास्ट में जाने की बात हो रही है, उसको पहले ही लिख लें, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई मसले की बात नहीं, ब्रैकेट को खोलें, 5a माइनस 25, यहां पे बन गया a प्लस 15, a वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, 5a माइनस a, 25 प्लस 15, 4a इज इक्वल टू 40, 4a इज इक्वल टू 40, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 years is the present age of Aslam. 10 years is the present age of Aslam. सवाल क्या पूछा था हमारे से, प्रेजेंट एज, जिसको हमने सपोज किया था a, ठीक है। तो करना कैसे है ये सवाल, सबसे पहले अननोन उस वैल्यू को सपोज कर लेना है, फिर उसकी प्रेजेंट एज को हमेशा सपोज करना है, फिर फ्यूचर में जितने साल जा रहा हो वो लिख लें, पास्ट में जितने साल जा रहा हो वो लिख लें, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इक्वेशन बना लें। a प्लस 15 और 5 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 5 जो कि उसकी 5 साल पुरानी वाली एज थी उसके 5 गुना, ठीक है, और उसके बाद उसको आपने सॉल्व कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन जिसमें कोई एक अननोन आ रहा है। जब आपके पास 2 अननोन्स आ रहे होंगे तो 2 इक्वेशनें बनेंगी, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। जब आपके पास 2 अननोन्स आ रहे होंगे तो 2 इक्वेशंस बनेगी। अब उसको देखते हैं जरा। S is younger than R by 7 years. If the ratio of their ages is 7:9, find the age of S and R. ठीक है, ऐसे सवाल में आपके पास 2 अननोन्स हैं, कौन कौन से, S भी अननोन है, R भी अननोन है, ठीक है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 2 इक्वेशनें बन रही होंगी, ठीक है। S is younger than R by 7 years, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब दिस इज योर पार्ट 1, यहां तक आपके पार्ट 1 की खत्म हो गई है स्टेटमेंट। S छोटा है और R बड़ा है, S is younger than R। तो अगर बड़े और छोटे की एज की डिफरेंस की बात हो रही हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, बड़े की एज में से छोटे की एज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास उनका डिफरेंस आ जाएगा। R माइनस एस इज इक्वल टू 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सही है। बड़े की एज में से छोटे की एज माइनस की तो 7 ईयर्स बच गए। दूसरी बात क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:9, यानी कि इनकी दोनों की एजेस की रेशियो 7:9 है, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 9 है। अब समझने की जो बात है इस सवाल में वो क्या है, ये जो रेशियो गिवन है दिस इज R बाय S और S बाय R। समझने का जो पॉइंट है वो क्या है, ये हमें R बाय S दिया हुआ है या S बाय R दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करें तो आपके पास वैल्यू क्या नजर आती है, छोटी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, नीचे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। तो हमारे पास छोटा कौन है, S छोटा है, R बड़ा है, तो दिस इज एक्चुअली S बाय R। ये फ्रैक्शन जो गिवन है ये S बाय R की वैल्यू गिवन है, ये रेशियो जो गिवन है ये S बाय R की रेशियो गिवन है। क्यों, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू लिखी हुई है, तो छोटा कौन, S, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 2। अब जब 2 इक्वेशनें बन रही हों फॉर 2 अननोन्स तो लॉजिकल तरीका क्या होता है उसको सॉल्व करने का, एक इक्वेशन में से वैल्यू को सेपरेट कर लें और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो आप एक वाली वैल्यू उठाएं और दूसरी में उसको पुट कर दें। R इज इक्वल टू S प्लस 7, ठीक है। R की वैल्यू क्या बच जाएगी, S को अपरली साइड पे ले जाएं तो S प्लस 7 बन गई। अब ये जो R की वैल्यू इधर से आपके पास निकली है इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में R की जगह पे पुट कर दें, ठीक है। S डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी, 7 प्लस S, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 7 बाय 9। अब पूरी इक्वेशन किस में आ गई है, एक ही वेरिएबल में आ गई है जो कि क्या है, अननोन सिर्फ एक रह गया S, सिर्फ एक अननोन रह गया S।
अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 9s 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस s, ब्रैकेट को खोलें, 49 प्लस 7s इज इक्वल टू 9s, 9s माइनस 7s इज इक्वल टू 49, दैट विल बिकम 2s इज इक्वल टू 49, s की वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 2, 24.5 ईयर्स, 24.5 ईयर्स, यानी कि s की एज कितनी आई, 24.5 ईयर्स आई, 24.5 साल का कौन है, s। ऐसे सवालों में जब आपके पास एक वैल्यू आ जाए, दूसरी वैल्यू निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि आपने एक वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। सपोज इसमें पुट करें, s की वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट कर दें, r इज इक्वल टू 7 प्लस s, 7 प्लस 24.5 इज इक्वल टू 31.5 ईयर्स। R कितने सालों का आया, 31.5 साल, और S कितने का आया, 24.5 ईयर्स। जो आपने चीज समझनी है वो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़कर उसकी इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन बनी, फिर दूसरा पार्ट हमने रीड किया, उससे दूसरी इक्वेशन बन गई। जब दो अननोन्स होंगे तो किसी एक अननोन को अलहदा कर लेना है, R की वैल्यू जैसे मैंने इसमें अलहदा कर ली, उस एक अननोन को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, जहां पे R था उसकी जगह मैंने 7 प्लस s पुट कर दिया। अब पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होगी जो कि सिर्फ s है। अब कैलकुलेशन करेंगे, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि कितनी बची, 24.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।